सेक्शनल हिस्ट्री का हुआ था, उसके पहले पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस की रूपरेखा आपको बताई थी और उन पर डिस्कशन किया था। आज प्यारे बच्चों हम कुछ और अन्य क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे जो पार्ट 2 के अधीन आएगा। तो इसलिए कल की भांति आज भी हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस का विश्लेषण करेंगे, कैसे लिखे उनका फ्रेमवर्क बताएंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से पॉइंट वाइज कहाँ कहाँ क्वेश्चंस को आपको लेकर जाना है, कहाँ कहाँ आपको पैराग्राफ में लेकर आना है, भूमिका को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या सामान्य बात लिख सकते हैं, और आपने जो टेस्ट सीरीज में लिखा है वो किस हद तक सही है, आप ये भी इससे जांच पाएंगे। तो इस शुरू करते हैं हम इसे और बताते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को कल बच्चों हमने आपको पहले वाले जो पार्ट है उसमें आपको बताया था कि एक ऐसा 2 प्रकार के मेंस में हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन रहता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो आप जानते हैं बच्चों कि 110, 120, 30 तक शब्दों तक आपको समेटना होता है, क्योंकि वो 8 नंबर या 7 नंबर का होता है, जिसमें से आपको पता है पहले वाले में 3 8-8 नंबर के होते हैं और 2 7-7 नंबर के होते हैं। ठीक है। लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है बच्चों वो 38 नंबर का होता है और उसमें 350 से 400 शब्दों तक आपको लिखना होता है, और इन शब्दों में आपको भूमिका पैराग्राफ बनाकर पॉइंट डाल के स्ट्रक्चर्स बनाकर साथ ही साथ आपको जहां मैप यूज करना है उसको यूज करके आप इसे बता सकते हैं, बेहतर तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। तो हमें एक एक करके देखना है। पहले क्वेश्चन नंबर 4, 3 की कल हम लोगों ने बात कर ली थी, 4 पर बात करें तो देखिए ये आया हुआ है, और निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग्स। मधुबनी चित्रकला, मधुबनी पेंटिंग। ए वाला जो पार्ट है इसमें शॉर्ट नोट्स लिखना है हमें मधुबनी पेंटिंग पर। किस पर लिखना है? मधुबनी पेंटिंग पर हमें लिखना है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन में आज़ाद दस्ते की भूमिका। व्हाट इज़ द रोल ऑफ आज़ाद दस्ता इन द क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भी 8 नंबर में आपको मिलेगा। सी वाला जो पार्ट है वो भारत सरकार अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन बिहार, यानी बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करनी है। प्राचीन काल में पूर्वी भारत की गुफाओं और उनके महत्व पर बात करनी है। तो ये 5 क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारे पास ऐसे हैं जिनमें हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है। शॉर्ट नोट्स आपको 3 पैराग्राफ में लगभग समेटना होता है, और 3 पैराग्राफ इसके लिए पर्याप्त भी है, लेकिन आप चाहो तो इसे 4 या फिर पॉइंट वाइज करके भी लिख सकते हो। लेकिन शुरुआत पॉइंट वाइज वे में हम नहीं करेंगे और एंड कभी भी पॉइंट वाइज तरीके से हम नहीं करेंगे। इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी बचना है और इसमें शॉर्ट में भी बचना है। ठीक है। तो एक एक करके सबसे पहले इस पहले प्रश्न को ही प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं और बताते हैं आपको कि मधुबनी चित्रकला जो है उसके बारे में एक शॉर्ट नोट्स आपको कैसे लिखना चाहिए, आपको कैसे लिखना चाहिए इसके बारे में शॉर्ट नोट्स। तो देखिए बच्चों, इसमें हमें आपको 2-3 बातें बतानी हैं। पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का, ये क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का ये खंड है, इसका इसका खंड है ए। ठीक है। और ये है मधुबनी चित्रकला, ये है मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों अब तक बीपीएससी में पूछा तो नहीं गया है। वहाँ पर आर्ट एंड कल्चर के मुख्य रूप से 3 ही टॉपिक आपको दिखाई देते हैं, एक मौर्य आर्ट, एक पाल आर्ट और एक पटना कलम पेंटिंग, और तीनों से ही लगातार क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, आपने ये भी देखा है। लेकिन हाँ, मधुबनी पेंटिंग बिहार का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाती है और राष्ट्रीय स्तर पर तो बनाती है, तो इसलिए हम मधुबनी पेंटिंग को आर्ट एंड कल्चर में शामिल करते हैं, ताकि संभावित इस प्रकार का क्वेश्चन कोई बने तो इससे भी पूछा जा सकता है। ठीक है। जैसे बच्चों आप मधुबनी पेंटिंग की बात करने वाले हैं तो आप इसे कैसे करेंगे पहले ये देखिए।
मधुबनी पेंटिंग की बात आप कैसे करेंगे, मधुबनी पेंटिंग्स, ठीक है। देखिए बच्चों, पहला पैराग्राफ आंसर पहले आप फ्रेमवर्क करेंगे, पहले पैराग्राफ में बच्चों आप भूमिका बताएंगे, पहले पैराग्राफ में आप हम भूमिका या इंट्रोडक्शन बताएंगे। क्या बताएंगे? एक इंट्रोडक्शन बताएंगे और भूमिका में कुछ तत्वों को जोड़ेंगे, जैसे मधुबनी चित्रकला की शुरुआत कैसे हुई, मधुबनी चित्रकला की शुरुआत कैसे हुई, साथ में इसका क्षेत्र क्या था, साथ में इसका क्षेत्र के अलावा इसकी मुख्य रूप से थीम क्या रहती थी, और इसे बनाने वाले कौन लोग थे, यानी कि मधुबनी की शुरुआत कहाँ से हुई, उसका क्षेत्र कौन सा रहा, उसकी थीम कौन सी रही, ये सारी बातों को हमें देखना होता है, ठीक है। तो आप इन तीन चार चीज़ों पर करके केंद्रित करके भूमिका या इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं। यहाँ पर थीम है, यहाँ पर रीजन है, यानी कि रीजन कौन सा है आप ये देखें। यहाँ पर बिगिनिंग है कि बिगिनिंग कब से स्टार्ट हुआ है, इसको आप बता सकते हैं कि कब से स्टार्ट हुआ है। सेकंड पैराग्राफ में बच्चों आप मधुबनी चित्रकला को विशेष रूप से बताओगे और आप उसकी विशेषताओं को बताओगे, यानी उसकी विशेषताओं को एक एक करके बताओगे। विशेषता क्या है, जैसे फीचर्स की बात करें प्यारे बच्चों तो फीचर्स को बताओगे। देखिए बच्चों, पेंटिंग्स में 3 प्रकार के फीचर्स मुख्य रूप से होता है। एक तो आपको चित्रकला में आपको थीम का पता होना चाहिए, आपको किसका पता होना चाहिए, थीम का पता होना चाहिए कि कैसे बने। दूसरी बात, आपको रंगों का पता होना चाहिए कि कलर्स कैसे यूज हुए, आपको इसका पता होना चाहिए, ठीक है। थीम का पता होना चाहिए, ठीक है। प्लस आप कैनवास का पता करें कि कैनवास क्या है, यानी कि किस तरीके के कैनवास का प्रयोग किया गया है, ठीक है। साथ में विशेषता यानी कि यूनिकनेस क्या है बच्चों, यूनिक कैसे है, यानी विशेषता ये भी बताए कि अद्वितीय कैसे है मधुबनी चित्रकला। पैराग्राफ 3 में आकर के बच्चों आप बताए कि मधुबनी चित्रकला का वर्तमान में क्या प्रभाव है और क्या परिवर्तन आया है, वर्तमान में इसका प्रभाव क्या है और इसमें पुरातन या प्राचीन काल की अपेक्षा क्या परिवर्तन मुख्य रूप से देखने को मिला है, आपको कुल मिलाकर इन मुद्दों पर बातचीत करनी है। और आप देखोगे कि इससे 150 शब्द तो बच्चों यूं ही निकल जाते हैं, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप इस पर 150 शब्द लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो पहले पैराग्राफ मधुबनी चित्रकला की शुरुआत बताएंगे, तो आप बताएंगे कि मधुबनी चित्रकला की शुरुआत बिहार के क्षेत्रों से, बिहार के मिथिला क्षेत्र से हुई थी और एक लोक मान्यता के अनुसार इसका समय प्राचीन काल माना जाता है, यानी हजारों साल पहले इस कला की कहीं ना कहीं शुरुआत होती है। लोक मान्यता के अनुसार ऐसा बताया गया है कि राजा जनक ने, मिथिला क्षेत्र से शुरुआत हुई, राजा जनक ने राम और सीता के विवाह के समय कुछ चित्रकारों को दीवारों पर पेंटिंग्स बनाने के लिए कहा था, जिसमें पेंटिंग्स जो है बनाई गई थी। यहीं से इस चित्रकला का विस्तार दिखाई देता है। फिर आप बच्चों ये बताएंगे कि नीचे विस्तार यानी कि विशेषताएं कौन कौन सी रही। तो जैसे विशेषताओं में बच्चों थीम की बात करें तो आप थीम में बता सकते हैं कि थीम ज़्यादातर धार्मिक है, कृष्ण राम सीता, कृष्ण राधा विवाह इत्यादि के चित्रों का अंकन मुख्य रूप से किया जाता है। यानी इस फीचर में, थीम में आपको ये बताना है कि आप किन किन विषयों से संबंधित चित्र बनाते हैं, किन किन घटनाओं से संबंधित चित्र बनाते हैं।
तो हमने बताया एक तो धार्मिक अंकन मुख्य रूप से किया जाएगा, एक विवाह इत्यादि का अंकन, फंक्शन इत्यादि का अंकन मुख्य रूप से किया जाएगा। ठीक है। दूसरी तरफ दूसरी विशेषता इसकी रंगों की विशेषता है। रंगों की विशेषता का अर्थ यह है कि रंग कैसे बनाए जाते थे। तो प्यारे बच्चों, आप पहले प्राचीन काल में जब मधुबनी आर्ट को आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि प्राकृतिक रंगों का ही ज़्यादातर इस्तेमाल इसमें किया जाता था। ठीक है। पीला रंग जैसे हल्दी इत्यादि से बनाया जाना, काला रंग जैसे हरा रंग जैसे गोबर और अन्य प्राकृतिक तरीकों से बनाया जाना, काला रंग ऐसे ही बनाना, साथ में बच्चों कई रंगों का लाल रंग। तो इस प्रकार से वनस्पतियों के माध्यम से और कुछ पदार्थों के माध्यम से इन रंग को क्या किया जाता था, तैयार किया जाता था। और इससे दीवार इसके कैनवास के रूप में होता था, दीवार इसके कैनवास के रूप में होता था और दीवारों पर इन प्राकृतिक रंगों से चित्रण किया जाता था, जो कि सामूहिकता को तो दर्शाता ही था। किसी फंक्शन, किसी उत्सव, किसी धार्मिक कथा या किसी धार्मिक रूप से किसी भगवान की जो है वे चित्रों का अंकन किया जाता था। ठीक है। तो रंगों और थीम की, रंगों की बात करें बच्चों और कैनवास की बात करें तो आप बहुत सिंपल तरीके से बता सकते हैं कि रंगों का प्राकृतिक प्रयोग होता था, लेकिन आजकल बच्चों ये रूप बदल भी गया है, लेकिन आपको वहाँ नहीं बताना है। फिर आप बच्चों बताओगे कि यूनिकनेस कैसे है। तो आप बताओगे कि मधुबनी पेंटिंग जिस काल में शुरू हुई उस काल में इस प्रकार के चित्रों का बनाना और इस प्रकार के कैनवास का प्रयोग करना एक लोक कला से अपना स्थान एक राष्ट्रीय कला या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान को ले जाना, ये उनकी यूनिकनेस को दर्शाता है, यानी कि अद्वितीय विशेषता को दर्शाता है। और ये मधुबनी कर पाई। मधुबनी चित्रकला की एक मुख्य विशेषता प्यारे बच्चों ये भी रही है कि यह अनवरत रूप से चलती रही और समय के साथ इसमें छोटे मोटे परिवर्तन हमें दिखाई देते रहे। तो आप मधुबनी पेंटिंग को इस तरीके से करके बता सकते हैं। वर्तमान में प्रभाव आप बता सकते हैं कि वर्तमान में बिहार की पहचान के रूप में मधुबनी पेंटिंग को देखा जाता है। बिहार में पटना के रेलवे स्टेशन, ठीक है, बिहार में पटना में रेलवे स्टेशन, भारत के संसद भवन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनका अंकन देखा जाता है। और बिहार की पहचान, बिहार की कला और संस्कृति को मधुबनी चित्रकला प्रतिनिधि के तौर पर या प्रतिनिधित्व देती हुई दिखाई देती है। फिर आप ये बताएंगे बच्चों कि वर्तमान में थोड़ा स्वरूप भी परिवर्तित हुआ है। जहाँ पहले प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था और मिट्टी की दीवार का कैनवास प्रयोग किया जाता था, अब रंगों में परिवर्तन हुआ है, कृत्रिम रंगों का प्रयोग भी किया जाता है। साथ में कैनवास भी बदल गया। कागज या फिर कपड़ा, आज भी दीवारों का प्रयोग आज भी होता है, लेकिन ये दीवारें बड़ी समतल होती है और स्पष्ट होती है। इस बात में भी अंतर आया है। पहले दीवारें अनगढ़ होती थी, तो इस बात में भी विशेष रूप से अंतर देखने को मिला है। तो कैनवास में रंगों के आकार में विशेष रूप से अंतर देखने को मिला है। मधुबनी चित्रकला परिवर्तन करती रही, शायद आज भी इसलिए वह जीवंत अवस्था में है और बिहार की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हुई दिखाई देती है। बस आप इस तरीके की चीज़ें लिखोगे और अपने शब्दों में इस बात को जब करोगे यानी लयबद्ध तरीके से, तो बच्चों एक अच्छे नंबर आपको देखने को मिलेंगे या अच्छे नंबर इससे प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। अब बच्चों यदि हम बात करें आज़ाद दस्ते की। अब देखिए यहाँ पर जो बी वाला जो पार्ट है वो है भारत छोड़ो आंदोलन में आज़ाद दस्ते की भूमिका। ठीक है, आज़ाद दस्ते की भूमिका। तो यहाँ बी वाला क्वेश्चन हम इस तरीके से टैकल करेंगे प्यारे बच्चों कि भारत छोड़ो आंदोलन में आंदोलन में किसकी भूमिका? आज़ाद दस्ते की भूमिका
आजाद दस्ते की भूमिका, भूमिका, ठीक है। यानी रोल ऑफ आजाद दस्ता, क्या बताएंगे? और रोल ऑफ आजाद दस्ता, रोल ऑफ आजाद दस्ता, ठीक है। इन इन क्यू आई एम, इन क्यू आई एम यानी क्विट इंडिया मूवमेंट। शॉर्ट नोट्स है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आपको इसके लिखने का जो एक फ्रेमवर्क है वो आप कैसे बनाएंगे इसको समझिए। देखिए बच्चों, आप भी जानते हैं ये पॉसिबल नहीं है कि हम पूरी कहानी या पूरा मटेरियल हम आपको समझा पाए। ये ब्रीफ डिस्कशन है। आपको मेनली फ्रेमिंग करनी होती है कि आंसर की फ्रेमिंग आपको कैसे करनी चाहिए, एक आदर्श उत्तर की फ्रेमिंग आपको कैसे करनी चाहिए। तो सारा मटेरियल तो हम आपको पढ़कर सुना नहीं सकते, बट फ्रेमिंग बहुत शानदार तरीके से हम आपको बता देंगे, ठीक है। क्योंकि समय सीमा का देखना पड़ेगा कि कितना हम बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन है बच्चों, तो कंटेंट तो वहाँ आपको मिला ही है टेस्ट सीरीज के माध्यम से, तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। बहुत शानदार, बल्कि आदर्श उत्तर के रूप में आपको कंटेंट उपलब्ध करवाया गया है। उसका आधा भी आप लिख दोगे तो बच्चों यकीन मानिए कि जितना कंटेंट हमने टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन के रूप में आपको उपलब्ध कराया है, यदि उसका आधा भी पार्ट आप लिखते हैं तो भी आपको शानदार नंबर मिलेंगे, ठीक है। बस मेन पॉइंट्स कभी चूकने नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके फ्रेमवर्क को बच्चों सबसे पहले आप भूमिका में बताओगे। सबसे पहले पैराग्राफ जो 1 है वो बच्चों इसका इंट्रो रहेगा। इंट्रो में बच्चों आप बताओगे कि आज़ाद दस्ता कब शुरू हुआ, यानी इसकी स्थापना कब हुई। पहली तो बात, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। बिहार में भी भारत छोड़ो आंदोलन का विशेष प्रभाव देखा गया। बिहार से कई नेताओं ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। जयप्रकाश नारायण की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, जयप्रकाश नारायण की बात करें, या सुचेता कृपलानी जैसी महिला नेता की बात करें, या शांति देवी की बात करिए, प्रियमंदा देवी की बात करें, इन सब नेताओं ने विशेष रूप से भागीदारी बताई, ठीक है। तो आप बच्चों बस ये बताओगे कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव बिहार में भी देखा गया और बिहार से मुख्य नेता ये थे। जब आप जयप्रकाश नारायण पर आएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, आंदोलन में बिहार के नेताओं की भूमिका, बिहार के नेताओं की भूमिका आप बताओगे। फिर बच्चों आप जयप्रकाश नारायण को बताओगे कि आज़ाद दस्ते की स्थापना वास्तव में जयप्रकाश नारायण के द्वारा भूमिगत होकर की गई और इसकी स्थापना 1943 में, जो आजकल नेपाल में पड़ता है क्षेत्र, उसमें की गई थी, यानी नेपाल के क्षेत्रों में की गई थी। लेकिन बाद में आज़ाद दस्ते की बहुत सारी ब्रांचेज, आज़ाद दस्ते की बहुत सारी ब्रांचेज स्थापित हुई और बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी, चाहे भागलपुर हो, पूर्णिया हो, या कुछ अन्य क्षेत्र हो, सासाराम हो, इनमें भी हमें आज़ाद दस्ते की ब्रांचेज दिखाई देती है, जो इसके विस्तार को बताता है। आज़ाद दस्ते का मूल उद्देश्य क्या था और आज़ाद दस्ते की कार्यप्रणाली क्या थी। तो बच्चों पैराग्राफ 2 में आएंगे और उसकी कार्यप्रणाली या उसकी वर्क मेथड को समझेंगे, कैसे कार्य करता था, इसका प्रभाव या इसका योगदान, इसके कार्य क्या थे, इसके फंक्शंस क्या थे। कार्य प्रणाली यानी कि बच्चों आप इसे वर्क मेथड्स कह सकते हैं, वर्क मेथड कह सकते हैं। कार्य प्रणाली में बच्चों आप बताएंगे कि युवाओं की ऊर्जा को क्विट इंडिया मूवमेंट से जोड़कर रखना, क्योंकि बच्चों ये युवाओं को प्रशिक्षण देती थी। दूसरा, युवाओं को हिंसक करने का प्रशिक्षण देना कि वे हिंसक प्रदर्शन कैसे करेंगे। साथ में गुरिल्ला युद्ध नीति को समझाना,
गुरिल्ला युद्ध नीति को समझाना, भूमिगत होकर विरोध करना, भूमिगत होकर विरोध करना, भूमिगत होकर विरोध करना, और सार्वजनिक उपकरणों में आग लगाना, सार्वजनिक उपकरणों में आग लगाना और उन्हें नष्ट करना, सार्वजनिक उपकरणों में आग लगाना और उन्हें नष्ट करना। ठीक है, तो आप ये बताओगे कि कैसे कैसे इसके काम थे, युवाओं को कैसे ऊर्जा से जोड़कर रखा। क्योंकि देखिए बच्चों, जब कोई आंदोलन बड़ा होता है तो उसमें युवाओं की भागीदारी भी होनी चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसका प्रभाव बहुत व्यापक है, संपूर्ण भारत पर है, बिहार में भी विशेष प्रभाव इसका देखा गया है। इसी संबंध में बच्चों 70वीं बीपीएससी के मेंस में बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन की बात भी पूछी गई है। लेकिन आज़ाद दस्ते की भूमिका भी पूछी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हम बस इतना बताना चाहते हैं आपको कि कार्य प्रणाली में ये सारी चीज़ें आप मुख्य रूप से एक एक करके पॉइंट आउट कर दोगे और बता दोगे कि ये कैसा काम इसने किया। तीव्रता के साथ बच्चों विस्तार है, तीव्रता के साथ विस्तार है, संगठन को बनाए रखना है, कर तीव्रता के साथ क्या है, विस्तार है, तीव्रता के साथ विस्तार है, तीव्रता के साथ क्या है, विस्तार है, क्या है, विस्तार है। ठीक है, पैराग्राफ 3 में आएंगे और कहेंगे कि जयप्रकाश नारायण के आज़ाद दस्ते की भूमिका भारत छोड़ो आंदोलन में निश्चित रूप से बहुत सराहनीय रही। इसने राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने भी जयप्रकाश नारायण के आज़ाद दस्ते या आज़ाद दस्ते संगठन की प्रशंसा की है और कहा है कि युवाओं को एकजुट रखने, उन्हें संगठित रखने, उन्हें मार्ग से भटकने, उनकी ऊर्जा को एकत्रित करके आंदोलन में लगाने का प्रयास जयप्रकाश नारायण का सराहनीय है। ठीक है, जो इसके महत्व को इंगित करता है, जो इसके महत्व को क्या करता है, इंगित करता है। यानी कुल मिलाकर बच्चों आप इसका महत्व बता देंगे कि इसका महत्व वास्तव में क्या रहा और किसने इसकी तारीफ की। ये बच्चों आप बता सकते हैं, ये भी आपके लिए ठीक रहेगा, ये भी आपके लिए क्या रहेगा, ठीक रहेगा एक तरीके से। तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी की बात करें बच्चों, देखिए एक बार सी को भी देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 भी आपको एक क्वेश्चन के रूप में देखना है। अब हमें सी पर बात करनी है बच्चों, और भारत शासन अधिनियम या 1935 जो है सी, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, अधिनियम 1935, अधिनियम 1935। ठीक है बच्चों, अधिनियमों को क्वेश्चन, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, 1935। तो इसे कैसे बताएंगे? देखिए बच्चों, इसके फ्रेमवर्क को आप कैसे बना सकते हैं ये भी आपको पता है, शॉर्ट नोट्स में है, 8 नंबर में है बच्चों। और जितने शब्द हमने बताए हैं इतने शब्दों पर इसे भी विशेष रूप से ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहली बात पैराग्राफ 1 में आप एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे। पैराग्राफ 1 में आप एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, अर्थात एक भूमिका लिखेंगे, एक भूमिका लिखेंगे। ठीक है, तो भूमिका में आप क्या लिखोगे? देखिए बच्चों, अमूमन जितने भी अधिनियमों से क्वेश्चंस आते हैं वो अधिनियमों से क्वेश्चंस आप कैसे लिखोगे? पहले आप शुरू करोगे कि अधिनियम कब आया, किन परिस्थितियों में आया। ठीक है, फिर अधिनियम के प्रावधान बताओगे, फिर अधिनियम के क्या बताओगे, प्रावधान बताओगे, फिर उसकी कमियां बताओगे और अंततः उसका महत्व बता के निकलोगे। ठीक है, सब अधिनियमों में इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, तो आपको 3-4 चीज़ों पर केंद्रित होना है। भूमिका, तो भूमिका में बच्चों आप मेरे, जब मैं कहता हूँ भूमिका, तो दिस इज द बिगनिंग पार्ट ऑफ या बिगनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस है। यानी कि इंट्रो क्या है, यह है बिगनिंग ऑफ द क्वेश्चंस, बिगनिंग ऑफ द आंसर। यानी आंसर की शुरुआत आप कैसे करें वही भूमिका है, वही क्या है, भूमिका है, वही इंट्रो है। और छोटे क्वेश्चन में इंट्रो देना नहीं होता है, बट
यहाँ पर इंट्रो का जो मीनिंग है वही बिगिनिंग है। क्लियर हुआ? वही बिगिनिंग है। तो आप कैसे करोगे बच्चों? पहला, जैसे आप ये देखो इसमें क्या क्या बताओगे। आप इसमें बताओगे कि भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विभिन्न अधिनियम सुधार हेतु समय समय पर लागू किए गए। 1935 इस दशा में सबसे विशेष अधिनियम के तौर पर माना जाता है। 1935 के अधिनियम को भारतीय संविधान का आधार भी कहा जाता है। इसके प्रावधान निम्न प्रकार देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप क्या बताओगे कि विभिन्न अधिनियम पारित किए, वेरियस जो एक्ट्स है बच्चों वे क्या हुए, पारित किए गए, विभिन्न एक्ट्स आए। ठीक है, आप ये बताएंगे। फिर 1935 का एक्ट बच्चों सबसे महत्वपूर्ण एक्ट्स में से एक है। ठीक है, और इसे बेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। पैराग्राफ 2 में आओगे बच्चों और आप इसके प्रावधान या प्रोविजंस बताओगे। आज इसके प्रावधान या बच्चों क्या बताओगे, प्रोविजंस बताओगे। प्रोविजंस बताओगे। प्रावधान में बच्चों आप क्या बताओगे? नंबर 1, संघ की स्थापना का प्रयास, फेडरल स्वरूप देने का प्रयास। संघ की स्थापना का प्रयास, संघ की स्थापना का प्रयास। केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन सेंटर। केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन। ठीक है, फिर आप ये बताओगे, फिर आप ये बताओगे कि मताधिकार को बढ़ाना, मताधिकार को बढ़ाना, मताधिकार को बढ़ाना। ठीक है, फिर आप बताओगे कि बर्मा का, बर्मा या म्यांमार का सेपरेट होना, बर्मा का अलग होना, बर्मा का अलग होना। उड़ीसा, उड़ीसा का अलग राज्य, अलग प्रांत के रूप में, उड़ीसा का अलग प्रांत के रूप में, अलग प्रांत के रूप में विस्तार या बच्चों उसकी स्थापना। आप ये बताओगे। आप बताओगे कि गवर्नर को, गवर्नर को, राज्य के गवर्नर को, यानी कि जो राज्य का गवर्नर है, प्रांतों में स्वायत्तता की बात करनी, प्रांतों में स्वायत्तता की बात करनी, स्वायत्तता की बात करनी। संघीय न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका को स्थापित करना। रिजर्व बैंक की स्थापना करना, रिजर्व बैंक की स्थापना करना। ये सब प्रावधान बताओगे। फिर उसके बाद में ये सारे प्रावधान बता दोगे बच्चों, ये सारे प्रावधान बताओगे। फिर आप क्या बताओगे बच्चों? इसकी लिमिटेशंस बताओगे। लिमिटेशंस बताओगे कि व्हाट आर द लिमिटेशंस, है ना, यानी कि क्या इसकी कमियां रही हैं। जैसे बच्चों इसकी सबसे पहली कमी ये रही, इसने स्वराज के विषय में जो भारत की मांग थी, स्वराज के विषय में इसने कुछ नहीं कहा। ठीक है, दूसरा, गवर्नर को वीटो पावर देकर, गवर्नर को राज्यों में, गवर्नर को राज्यों में वीटो पावर देकर, वीटो पावर देकर सारी सत्ता या सारी शक्ति उसी में निहित कर दी। उसी में क्या कर दी? निहित कर दी। देशी रियासतों ने भारत को एक संघ बनने की प्रक्रिया में क्या डाला? अड़ंगा लगाया या अवरोध प्रदर्शित किया बच्चों। लिमिटेशंस बताओगे। लेकिन बच्चों आप फिर ये लास्ट में बताओगे कि 1935 का अधिनियम में कमियां देखी जा सकती है, परंतु फिर भी भारत में किए गए ब्रिटिशों के द्वारा सुधारों के तौर पर इसे एक विशेष अधिनियम माना जाएगा, क्योंकि इसमें जिन प्रावधानों को किया गया उससे राजनीतिक स्वायत्तता और आज़ादी की तरफ या पूर्ण स्वराज की तरफ हमें बढ़ने के लिए एक आधार प्रदान हुआ या एक आधार प्रदान किया गया। तो अब बच्चों इस तरीके से करके संघ की स्थापना का प्रयास, केंद्र में द्वैध शासन। अब बच्चों इनको हम पॉइंट्स को हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि पॉइंट्स को बेटा आप डिस्क्राइब कर ही लोगे, हमें पता ही है क्योंकि आपने टेस्ट दिया है। तो इस तरीके से बच्चों आपको लिखना है, ठीक है। अब जैसे बच्चों अगला क्वेश्चन जो है, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ठीक है। ये है डी, ये है हमारा डी पार्ट, ये है हमारा डी पार्ट, जिसे हम कह रहे हैं बिहार में सविनय अवज्ञा, जिसे हम कह रहे हैं बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिहार में सविनय सविनय अवज्ञा सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। यानी सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, सीडीएम इन बिहार, ब्रैकेट शॉर्ट में लिखें सीडीएम इन बिहार, इन बिहार, यानी बिहार में आपको बताना है। और बच्चों ये 7 नंबर का रहेगा, क्योंकि 3, 8, 8 नंबर के हमने क्या कर दिए, डिस्कस कर दिए, तो ये बच्चों 7 नंबर में आपको दिखाई देगा। लेकिन बच्चों 7 का हो या 8 का हो, छोटे या शॉर्ट क्वेश्चंस की परिपाटी लिखने की एक जैसी ही होती है और उसे एक जैसे तरीके से ही हम मुख्य रूप से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लेंगे बच्चों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में हमें कैसे करना है। बच्चों वही फ्रेमवर्क आपका यहाँ भी रहेगा। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे बच्चों, एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे पैराग्राफ 1 में, एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में बताएंगे बच्चों कि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, बिहार में सीडीएम की शुरुआत बताओगे, की शुरुआत बताओगे, बिहार में इसका नेता बताओगे, बिहार में इसका नेता बताओगे, ठीक है। और बिहार में इसका प्रभाव कैसा रहा, शॉर्ट में पहले बताओगे यहाँ पर, ठीक है बच्चों, प्रभाव शॉर्ट में बताओगे। जैसे 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा की गई। दांडी मार्च के पश्चात 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी ने दांडी में नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। बिहार भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता दिखाई देता है। बिहार में भी अप्रैल 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई और नमक कानून राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तोड़ा गया, जिससे यहाँ आंदोलन की शुरुआत हुई। बिहार में यह आंदोलन एक विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं बल्कि कई क्षेत्रों तक इसका फैलाव देखा गया। फिर बच्चों आप ये बताओगे पैराग्राफ 2 में बताओगे, ये बताने के बाद पैराग्राफ 2 में आओगे और पैराग्राफ 2 में बच्चों आप ये बताओगे कि इसकी विशेषताएं क्या थी, इसकी विशेषताएं या इसकी कार्य पद्धति बिहार में क्या थी, बिहार में इसका कार्यक्रम क्या था, बिहार में इसका कार्यक्रम क्या था, कार्यक्रम क्या था, ठीक है। तो आप ये बताओगे कि बिहार के लोगों की जन भागीदारी कैसी थी, जन भागीदारी यानी कितने वर्गों ने भाग लिया, ठीक है। दूसरी तरफ व्यापक क्षेत्र था, यानी कि क्षेत्र में कितना व्यापक क्षेत्रों में यह फैला, ठीक है। नेक्स्ट करों का बहिष्कार, करों का बहिष्कार, करों का बहिष्कार किया गया, करों का बहिष्कार किया गया, ठीक है। आंदोलन की प्रतिक्रिया, आंदोलन की प्रक्रिया अहिंसात्मक रही, आंदोलन की प्रक्रिया अहिंसात्मक रही, प्रक्रिया अहिंसात्मक रही, की प्रक्रिया अहिंसात्मक रही, ठीक है। करों का जन भागीदारी, तो जन भागीदारी में आप बताओगे बच्चों कि किस किस जन ने भागीदारी की। तो आप बताओगे कि किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग, छात्र वर्ग, महिला वर्ग, सभी वर्गों ने लगभग सविनय अवज्ञा आंदोलन में भागीदारी की, ठीक है। फिर बच्चों आप इसका एक क्षेत्रीय विस्तार भी बताओगे। क्षेत्रीय विस्तार का मतलब है किस क्षेत्र में कैसे कैसे इसका विस्तार मुख्य रूप से देखा गया। जन भागीदारी में आप भागीदारी बता दोगे कि किस किस की हुई, क्षेत्र में आप बता दोगे कि किन किन क्षेत्रों में कैसे कैसे फैला,
करों का बहिष्कार में बता दोगे कि क्या क्या बहिष्कार यहाँ पर कैसे कैसे किया गया, जैसे चौकीदारी टैक्स के बारे में बता दोगे। प्रक्रिया क्या है, तो भाषणों के माध्यम से, अहिंसात्मक प्रदर्शन, नमक कानून तोड़ करके, नमक बना करके, जो कि नमकीन मिट्टी से, क्योंकि बिहार तो बच्चों लगभग लैंडलॉक ही है, तो फिर यहाँ पर तो समुद्र है नहीं, तो फिर नमक बनेगा कैसे, तो नमक बनेगा नमकीन मिट्टी से। कैसे बनेगा, नमकीन मिट्टी से। तो राजेंद्र प्रसाद ने बनाया, ये बता दोगे। और बच्चों पैराग्राफ 3 में जाकर बच्चों आप ये बता दोगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ने कैसा प्रभाव बिहार में छोड़ा। निसंदेह सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव बिहार के विशेष क्षेत्रों में देखा गया और बिहार के लोगों ने भी जमकर भागीदारी की। यूं तो गांधीवादी सभी आंदोलनों में भी बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले के आंदोलनों की अपेक्षा सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका सिद्ध हुई। सहजानंद सरस्वती ने इस आंदोलन में विशेष भूमिका निभाई और किसान वर्ग को आंदोलन से जोड़ने का न केवल आह्वान किया बल्कि उन्हें इससे जोड़ा भी उन्होंने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों आप बता दोगे। छोटा है तो आपको इसी तरीके से बताना है। एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर और है आपके पास, प्राचीन काल में पूर्वी भारत की गुफाएं और उनका महत्व पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, उनका महत्व पूछ रहा है। पूर्वी भारत में क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट है, 1 का ई पार्ट है बच्चों। क्या है, ई पार्ट है और उसे आप कहेंगे कि पूर्वी भारत में, यहाँ पर देखो बेटा, पूर्वी भारत का मतलब केवल बिहार नहीं है। पूर्वी भारत में गुफा स्थापत्य पूछा गया है, गुफा स्थापत्य पूछा गया है पूर्वी भारत में। ठीक है, तो आप बता देंगे कि कैसे पूर्वी भारत में गुफा स्थापत्य की विशेषता रही है। ठीक है, तो यानी कि केव आर्किटेक्चर बच्चों, केव आर्किटेक्चर इन ईस्टर्न इंडिया, केव आर्किटेक्चर इन ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, यहाँ पर बच्चों पैराग्राफ 1 आएगा फ्रेमवर्क के आधार पर, ये पैराग्राफ 1 आएगा, पैराग्राफ 1 में बच्चों आप बताओगे कि पूर्वी भारत में प्राचीन काल में गुफा स्थापत्य की शुरुआत पूर्वी भारत से देखी जा सकती है। पूर्वी भारत का गुफा स्थापत्य अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका में रहा, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर स्थापत्य शैलकृत गुफाओं के निर्माण से संबंधित है या शैलकृत गुफाओं पर आधारित है। शैलकृत गुफाएं कौन कौन सी हैं, तो बच्चों जैसे, तो आप ये बता दोगे कि भारत में गुफा स्थापत्य का विशेष योगदान है या गुफा स्थापत्य भारत में एक विशेष स्थान रखता है। ठीक है, बिहार में गुफा स्थापत्य की शुरुआत होती है। ठीक है, फिर बिहार में गुफा स्थापत्य की शुरुआत होती है जिससे पूरे भारत में प्रेरणा मिलती है। ठीक है, पैराग्राफ 2 में आप जाएंगे और गुफा स्थापत्य के बारे में डिटेल से बताएंगे। जैसे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप बताएंगे बराबर की गुफाएं किसने बनवाई, कौन कौन सी गुफाएं हैं। नागार्जुन की गुफाएं, नागार्जुन बराबर पर 4 गुफाएं और नागार्जुन पर्वत पर 3 गुफाएं बनी हुई हैं। नागार्जुन की गुफाएं, ठीक है। साथ में सप्तपर्णी गुफा, साथ में राजगीर की सप्तपर्णी गुफा को बताएंगे जहां बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। साथ में सोनपुर या सोन जो क्षेत्र है वहाँ की गुफाएं बच्चों, वहाँ की गुफाओं को बताओगे। साथ में आप फिर बिहार से निकलोगे, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं को बताएंगे। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं को बताएंगे और फिर बच्चों आप इनका महत्व बताओगे पैराग्राफ 3 में करके कि इनका सांस्कृतिक महत्व है,
तीन प्रकार का महत्व बताएंगे कि इनका सांस्कृतिक महत्व है, इनका धार्मिक महत्व है, इनका सांस्कृतिक महत्व है, इनका धार्मिक महत्व है, और इनका प्रेरित करने, गुफा साहित्य के लिए या गुफा स्थापत्य के लिए प्रेरणा का काम है। गुफा स्थापत्य के लिए पूरे भारत में यदि प्रेरणा मिलती है तो वो बच्चों पूर्वी गुफाओं से ही मिलती है। जैसी रॉक कट की गुफाएं बराबर में बनी, बाद में बच्चों आपको हैरानी होगी कि भारत में सबसे प्राचीन जो रॉक कट गुफाएं हैं, रॉक कट केव्स है, वे बिहार से ही बननी शुरू होती है और फिर धीरे धीरे फैलती हुई दिखाई देती है। आपको पता है बराबर और नागार्जुन की गुफाएं सम्राट अशोक ने और उनके पौत्र दशरथ ने बनवाई थी और बच्चों इसे आजीविकों को दान दे दिया गया था, डोनेट कर दिया गया था। लेकिन बाद में भी बराबर की गुफाओं का धार्मिक महत्व रहा। वहाँ बौद्ध सन्यासी भी रहे, गुप्त काल की चीज़ें भी वहाँ से हमें मिली, अशोक के बारे में अभिलेख भी वहाँ से हमें प्राप्त हुआ। इधर बच्चों आप ये देखेंगे कि नागार्जुन की गुफाएं 3 हैं, बराबर की गुफाएं 4 है। तो बच्चों आप बता दोगे कि विश्व झोपड़ी, लोमस ऋषि, कर्ण चौपड़, है ना, इस प्रकार की गुफाएं आपको मिलती हैं। वापिया, वदीथी, ये सब गुफाएं नागार्जुन की है। खंडगिरी, उदयगिरी की गुफाएं, सप्तपर्णी की गुफाएं, तमाम गुफाओं का वर्णन करते हुए चलेंगे और इनका सांस्कृतिक महत्व बता देंगे कि इनका सांस्कृतिक महत्व ये है कि बिहार की पहचान एक रॉक कट केव्स के रूप में सबसे प्रारंभिक अवस्था में इस प्रकार का स्थापत्य भारत से शुरू हुआ, जो आगामी रूप से दूसरे राज्यों में भी प्रेरणा देना काम करता है। अजंता और एलोरा की रॉक कट गुफाएं भी कहीं ना कहीं इन गुफाओं से ही प्रेरित लगती हैं। एलिफेंटा की गुफाएं भी इन गुफाओं से प्रेरित लगता है। धार्मिक महत्व ये है क्योंकि धर्म भी यहाँ पर, क्योंकि धार्मिक समुदायों के लिए इसे बनाया गया। धार्मिक चैत्य विहार यहाँ पर पाए गए बच्चों, तो ये बता दोगे। गुफा स्थापत्य की प्रेरणा बता दोगे। बहुत शानदार उत्तर ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों इस आंसर को। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, चंपारण सत्याग्रह संघर्ष के गांधीवादी तरीकों की सफलता का प्रतीक था भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। चंपारण सत्याग्रह सिंबलाइज द सक्सेस ऑफ गांधीयन मेथड्स ऑफ स्ट्रगल, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट 1857। ड्यूरिंग 1857 टू 1947 के बीच, मतलब इनके बीच बिहार में पश्चिमी और तकनीकी शिक्षा के विस्तार पर चर्चा कीजिए। इसका समाज और राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। डिस्कस द एक्सपेंशन ऑफ द वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार बिटवीन 1857 टू 1947। व्हाट इम्पैक्ट डिड इट हैव ऑन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। बच्चों समाज पर प्रभाव दिखाई बताना है और आपको ये पता, लेकिन यहाँ पर और की स्थिति बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 को भी आप हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों। बंगाल विभाजन 1905 ने भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई दिशा दी। बिहार के विशेष संदर्भ में इसके कारणों, प्रकृति और परिणामों पर चर्चा कीजिए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार में किसान आंदोलनों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। इन आंदोलनों ने भारतीय राष्ट्रवाद की दिशा को किस प्रकार आकार दिया। एग्जामिन द रोल ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स इन बिहार ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, हाउ डिड दे शेप द कोर्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। एक क्वेश्चन बच्चों ये है और फिर आपका वैसा ही आ जाता है खंड 3, जैसा कि बच्चों आपने देखा होगा। ठीक है, तो हम कुल मिलाकर पहले अभी हम चंपारण सत्याग्रह संघर्ष के गांधीवादी तरीकों की सफलता का प्रतीक था, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इसका महत्व। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, चंपारण सत्याग्रह। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सबसे पहले आपको चंपारण सत्याग्रह को बताना है। किसको बताना है? चंपारण सत्याग्रह को आपको बताना है। चंपारण सत्याग्रह। अब चंपारण सत्याग्रह बच्चों क्या है, पहले इसको आप देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह को, ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बीपीएससी को बहुत पसंद भी है बच्चों चंपारण, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि ये लॉन्ग आंसर है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, या इसका हमें आंसर कैसे लिखना है, लॉन्ग लिखना है।
तो ये कई पैराग्राफ में जाएगा बच्चों, एक आध पैराग्राफ में इसका काम नहीं चलेगा, ये कई पैराग्राफ में जाएगा, 3 पैराग्राफ नहीं बल्कि 7-8 पैराग्राफ इसके बनेंगे। ठीक है, कहीं कहीं हम इसे बुलेट पॉइंट के माध्यम से भी देख सकते हैं। भूमिका में बच्चों आप ये बताओगे कि चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कैसे हुई। पहले भूमिका बताओगे, पहले क्या बताओगे, भूमिका बताओगे। चंपारण सत्याग्रह भारतवर्ष के किसान आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण सत्याग्रह के रूप में है। गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1907 में हुई, 1917 में हुई बिहार में। यह सत्याग्रह नील उत्पादकों, कारखानों और किसानों के बीच एक समस्या को लेकर, नील के उत्पादन की समस्या और मुआवजे को लेकर शुरू हुआ था। ठीक है, फिर बच्चों आप इस प्रकार की भूमिका पहले बता दोगे कि चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कैसे और किसके नेतृत्व में हुई, शुरुआत कैसे हुई और किसके नेतृत्व में हुई। ठीक है, फिर ये बता दोगे कि उसका महत्व क्या है। ठीक है, शुरू में ही पहले आपको बताना पड़ेगा भूमिका में कि क्या स्थान रखता है। राष्ट्रीय आंदोलन में भी चंपारण सत्याग्रह की महत्वपूर्ण भूमिका है। पैराग्राफ 2 में आओगे और बच्चों चंपारण सत्याग्रह के कारण बताओगे, यानी कि आप इसके कॉजेज पर बात करोगे। तो बच्चों आप जब कॉजेज पर बात करोगे तो एक तो 3 कठिया पद्धति पर बात करोगे, एक तो 3 कठिया पद्धति पर बात करोगे बच्चों, 3 कठिया पद्धति पर बात करोगे। ठीक है, कि जो 3 कठिया पद्धति है। दूसरा बच्चों कृत्रिम रंगों की खोज पर बात करोगे, कृत्रिम रंगों की खोज पर बात करोगे, कि खोज पर बात करोगे, खोज पर बात करोगे। ठीक है, और तीसरा बच्चों ब्रिटिश शासन की उपेक्षा की बात करोगे, कि ब्रिटिश शासन की उपेक्षा कैसे ब्रिटिश शासन इग्नोर करता है। ठीक है, ये बताओगे कारण में। पैराग्राफ 3 में आओगे और बच्चों कार्य पद्धति बता दोगे कि कैसे कैसे इसकी कार्य पद्धति रही। गांधी जी कैसे पहुंचे, राजकुमार शुक्ल ने कैसे उन्हें बुलाया, गांधी जी कैसे पहुंचे, कैसे लोगों से मिले, कैसे बच्चों गांधी जी ने कैसे बच्चों 1917 में जो नील आयोग बना उसकी संस्तुति जिसके वे खुद भी एक सदस्य थे, उसकी संस्तुति बता दोगे कि क्या संस्तुति थी। ठीक है बच्चों, और पैराग्राफ 5 में बच्चों फिर ये बताओगे कि इसका महत्व क्या है। पैराग्राफ 5 में बच्चों ये बताओगे कि इसका महत्व क्या है। यहाँ महत्व जब कहा जाए यानी कि सिग्निफिकेंस कहा जाए या राष्ट्रीय आंदोलन को इसने किस तरीके से प्रभावित किया, तो पैराग्राफ 5 का बच्चों जमकर विस्तार करोगे। बताओगे कि एक नैतिक संघर्ष है, एक नैतिक संघर्ष है। ठीक है, सत्याग्रह का सफल प्रयोग है, सत्याग्रह का सफल प्रयोग है, का सफल प्रयोग है। ठीक है, आशावादी दृष्टिकोण उत्पन्न करता है, आशावादी दृष्टिकोण उत्पन्न करता है लोगों के लिए कि भाई एक आंदोलन सफल हो गया तो अब दूसरे भी सफल होंगे। आशावादी दृष्टिकोण रखता है, नैतिक संघर्ष है, सत्याग्रह का सफल प्रयोग है। ठीक है, साथ में गांधी जी और उनके कार्यक्रमों के प्रति लोगों ने बच्चों आस्था प्रकट की। ठीक है, नेक्स्ट अन्य आंदोलनों के लिए बच्चों यह एक प्रेरक के रूप में दिखाई दिया। अन्य आंदोलन के लिए यह एक प्रेरक के रूप में क्या दिया, दिखाई दिया, प्रेरक के रूप में एक दिखाई गया। बच्चों ये हेडिंग डाल कर भी आप बता सकते हैं। पैराग्राफ 6 में जाएंगे बच्चों और आप आराम से ये बताएंगे कि क्या ये सफल रहा। ठीक है, क्योंकि मूल्यांकन बच्चों यहाँ पर नहीं पूछा गया है। इसके महत्व, बस इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। तो बस यहाँ सीधे तौर पर आप एक बात लिखेंगे, आप लिखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह सिद्ध हुआ। चंपारण सत्याग्रह ने सिर्फ बिहार
कि किसानों की समस्या का निदान नहीं किया, बल्कि पूरे भारत के किसानों के लिए यह एक प्रेरणा स्रोत के रूप में आया। राष्ट्रीय आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह ने शानदार भूमिका निभाई और आगामी आंदोलनों को प्रेरित किया, किसानों में एक आशावादी विचार का संचार किया। ठीक है, ये करके आप बता दोगे। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह आज भी बच्चों उसका महत्व आज भी वो प्रासंगिक है और सरकार को किसानों की समस्याओं पर ध्यान देकर उसकी समस्याओं का तुरंत निदान करवाना चाहिए, यानी उसकी प्रासंगिकता भी बता दूंगे। इसमें बच्चों गांधी की आलोचना बताने का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। गांधी की आलोचना करने का बच्चों इसमें कोई अर्थ नहीं है। अब बच्चों बिहार में पश्चिमी और पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार पर बात करनी है। ये है बच्चों आपका और में क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 ही है, लेकिन बच्चों ये और में है, यानी कि बिहार में पाश्चात्य और तकनीकी शिक्षा का विकास ये बच्चों 70वीं बीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसे डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, आप इसे कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार, टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार। ठीक है बच्चों, तो हमें इस बात पर चर्चा एक बार करनी है। तो बच्चों यहाँ पर पैराग्राफ 1 में आप एक इंट्रोडक्शन के माध्यम से इसका परिचय करोगे और आप बताओगे बच्चों कि पाश्चात्य शिक्षा का विकास ब्रिटिश शासन के साथ 18वीं सदी के अंत में भारत से शुरू होता है, जब जोनाथन डंकन के द्वारा एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में, और 1813 के अधिनियम के द्वारा कैसे सरकार के द्वारा भारत में पाश्चात्य विकास को देखा गया। बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास 1850 के बाद दिखाई देता है। इस विकास में ईसाई मिशनरियों ने और कुछ बुद्धिजीवियों ने विशेष प्रकार की भूमिका निभाई। ठीक है, आप ये कह सकते हैं। फिर बच्चों पैराग्राफ 2 में आप आओगे और आप बताओगे कि पहले बिहार में पाश्चात्य शिक्षा बताओगे, फिर उसका पूरा ब्यौरा दोगे। बिहार में कैसे आंकड़े दोगे बच्चों, कहाँ कहाँ कौन सा कॉलेज बना, पटना कॉलेज कैसे बना, साइंस कॉलेज कैसे बना। ठीक है, कैसे बच्चों यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई, दरभंगा के राजा ने कैसे बच्चों शिक्षा में योगदान देने का काम किया। ठीक है, आप इसे पूरा बताओगे। फिर बच्चों आप ये बताओगे कि पैराग्राफ 3 में आओगे, पैराग्राफ 3 में भी यही बताओगे। पैराग्राफ 4 में आओगे और तकनीकी शिक्षा बताओगे, तक कैसे इंजीनियरिंग स्कूल, कैसे एग्रीकल्चर में पूसा जो है बच्चों, कैसे एम्स का डेवलपमेंट हुआ, कैसे एम्स बना, कैसे साइंस कॉलेज बना, ये सब बातें आप एक क्रमवार तरीके से बताओगे। इसे हम कहेंगे तकनीकी शिक्षा। क्या कहेंगे? तकनीकी शिक्षा। पैराग्राफ 5 में भी तकनीकी शिक्षा ही आएगा, क्योंकि बच्चों बड़ा पार्ट है तकनीकी शिक्षा का। ठीक है, तकनीकी शिक्षा का। पैराग्राफ 6 में बच्चों आप निष्कर्ष करोगे, ठीक है, और बताओगे कि बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास और तकनीकी शिक्षा का विकास 1857 से 1947 तक क्रमबद्ध तरीके से देखा गया, जिसने बिहार की शिक्षा में, बिहार के समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ में बच्चों राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई,
क्योंकि बिहार में शिक्षा प्राप्त, पश्चिमी शिक्षा प्राप्त और आधुनिक शिक्षा प्राप्त और साथ में बच्चों तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोगों ने ही बिहार के विकास में आगे चलकर भूमिका निभाई। अब जैसे बच्चों इसकी भूमिका हमने आपको बताई, तो आप किसकी भूमिका ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्राचीन काल से ही प्राचीन काल में ही बिहार आध्यात्म और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। प्राचीन काल में नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय बिहार से स्थित रहे हैं, जो भारत में ही पॉपुलर नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध संस्थान थे। आधुनिक काल में बिहार में पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत 1850 के बाद होती है और ईसाई मिशनरी प्रारंभ में इसमें भूमिका निभाते हैं, बुद्धिजीवी भी इसमें भूमिका निभाते हैं। और बच्चों फिर विकास बताते चले जाओ, यहाँ ये स्कूल बना, यहाँ ये कॉलेज बना, यहाँ ये कॉलेज बना, यहाँ ये कॉलेज बना, यहाँ तकनीकी शिक्षा का विकास, इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे बना, पूसा बच्चों इस तरीके से, एग्रीकल्चरल कॉलेज इस तरीके से, एम्स इस तरीके से, सब बताते चले जाओगे आप। और ये पूरा का पूरा बाद में क्या कर दोगे आप, निष्कर्ष कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा, निष्कर्ष कर दोगे। अब बच्चों जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिहार बंगाल विभाजन 1905 ने भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई दिशा दी। बच्चों यहाँ गांधी जी का वक्तव्य भी इससे मिलता जुलता ही है। गांधी जी कहते हैं कि बिहार में बंगाल विभाजन ने भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई दिशा दी। बिहार के विशेष संदर्भ में इसके कारणों, देखो बेटा बिहार का विशेष संदर्भ बंगाल विभाजन को लेकर आप चिन्हांकित नहीं कर सकते। बहुत स्पष्ट बात हम आपको बताएंगे क्यों नहीं कर सकते बच्चों, क्यों नहीं कर सकते बच्चों, उसका कारण सुन लो। क्योंकि बिहार स्वतंत्र भूमिका में प्यारे बच्चों उस समय आया ही नहीं था, तो आपको सिर्फ बंगाल की बात करनी पड़ेगी। बिहार बंगाल का अभिन्न भाग था, जो कि बच्चों एक प्रोसेस के तहत 1912 में एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में सामने आया, जिसमें उड़ीसा सम्मिलित थी, जो 1936 में एक प्रांत के रूप में आई। अतः इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसे बिहार का विशेष संदर्भ। अच्छा बच्चों ये डाल देते हैं कई बार, कहीं ऐसा भी होता है ना कि बिहार का विशेष संदर्भ, ऐसा नहीं, बीपीएससी भी डालता है, बीपीएससी ही डालता है। वो जबरदस्ती कहेगा बिहार का विशेष संदर्भ दिखाओ, तो कैसे दिखाओगे आप बिहार का विशेष संदर्भ में, कारणों और कैसे, ठीक है। हाँ, एक महत्व इसका हो सकता है बिहार के विशेष संदर्भ में कि बंगाल विभाजन के बाद जो जागृति जागी, बिहार उससे कैसे आगे चलकर प्रभावित हुआ, ये आप कह सकते हो बच्चों, ठीक है। हाँ, परंतु हम बंगाल विभाजन को बच्चों देखो बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन का आप डिस्कशन कर सकते हो। ये है मेरे प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है और ये है बंगाल विभाजन, ये है बंगाल विभाजन बच्चों, ये है बंगाल विभाजन। इसको बच्चों हम कैसे बनाएंगे, इसको आप इसका फ्रेमवर्क देखिए कैसे बनेगा। पहली बात पैराग्राफ 1 आएगा बच्चों एक इंट्रोडक्शन में, एक इंट्रोडक्शन में, और बताना कि बंगाल विभाजन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा ब्रिटिशों की एक नकारात्मक नीति और भारतीय समाज को बांटने का एक प्रयास दिखाई देता है। या आप ऐसे लिख सकते हो 1905 में बंगाल का विभाजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक परिवर्तनीय बिंदु था। बंगाल विभाजन के पश्चात स्वदेशी आंदोलन और आगामी आंदोलन एक के बाद एक होते गए जिन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। तो आप ऐसे करके बच्चों बता सकते हैं कि बंगाल विभाजन कैसे मतलब एक निर्णायक भूमिका निभाता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। कर्जन ने बच्चों से कैसे किया था। पैराग्राफ 2 में बच्चों आप इसके कारण बताओगे। कारण बच्चों आप 2 भागों में बताएंगे, एक भारतीय कारण है और एक ब्रिटिश कारण है। एक भारतीय कारण है और एक ब्रिटिश कारण है, यानी भारतीयों का पक्ष बताओगे और ब्रिटिशों का पक्ष बताओगे, ठीक है, ब्रिटिशों का पक्ष बताओगे। 30वें पैराग्राफ में आप बताओगे कि बंगाल विभाजन की कार्यप्रणाली क्या है या उसकी पद्धति क्या है, उसकी कार्यप्रणाली या फिर उसकी पद्धति क्या है, आप इसको बता दोगे, आप इसको बता दोगे। यानी बंगाल विभाजन के बाद कैसा रहा, तो उसके भाग बता दोगे, ये कार्यप्रणाली के अंतर्गत ही आएगा।
पैराग्राफ आप 4 बताओगे कि बंगाल विभाजन ने कैसे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया, कैसे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया। तो आप बताओगे कि बंगाल विभाजन के विरोध में 1906 में स्वदेशी आंदोलन हुआ, जिसमें स्वदेशी और बहिष्कार, स्वशिक्षा और स्वशासन या स्वराज जैसे नारे दिए गए, और लोगों की भागीदारी स्वदेशी आंदोलन में पहली बार महत्वपूर्ण रूप से दिखाई दी। न केवल आंदोलन से युवा जुड़े, बल्कि महिलाएं भी पहली बार आंदोलन से जुड़ती हुई दिखाई दी। बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन के पश्चात होम रूल आंदोलन में भी स्वदेशी और बहिष्कार जैसे मुद्दे, स्वशासन जैसे मुद्दे गूंजे, और गांधीवादी आंदोलन में भी स्वदेशी बहिष्कार जैसे मुद्दे देखे गए। अतः बंगाल विभाजन ने सारे भारतीय आंदोलन या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया, न केवल गांधीवादी आंदोलनों से पूर्व बल्कि गांधीवादी आंदोलनों को भी प्रभावित किया। ठीक है, साथ में फिर बताओगे कि प्रभाव क्या क्या रहा। तो इससे तुष्टीकरण बढ़ा, राष्ट्रीय चेतना का कम किया गया, हिंदू मुस्लिम एकता प्रभावित हुई, भारतीयों को बांटने का प्रयास हुआ। आप बताओगे कि कैसे प्रभाव हुआ। फिर बताओगे कि बिहार में कैसे प्रभाव हुआ। ठीक है, बिहार पहले बंगाल का अभिन्न भाग था। बंगाल विभाजन रद्द करने के पश्चात बिहार एक स्वतंत्र भूमिका में या स्वतंत्र प्रांत के रूप में आया। ठीक है, आप ऐसे बताओगे, और बताओगे कि बिहार में भी बाद में होम रूल आंदोलन में बिहार ने स्वतंत्र रूप से होम रूल आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में आगे चलकर भूमिका निभाई। तो बच्चों फिर एक पैराग्राफ आप बिहार के नाम करोगे, और पैराग्राफ 6 में बच्चों एक निष्कर्ष कर दोगे। पैराग्राफ 6 में एक निष्कर्ष कर दोगे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार में किसान आंदोलनों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। इन आंदोलनों ने भारतीय राष्ट्रवाद की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। इसका बच्चों बहुत आसान है, और यहीं आपको इसे बता देते हैं कि आपको कैसे लिखना है। बिहार में बच्चों किसान आंदोलनों को बिहार में पहले भूमिका लिखकर बिहार के किसान आंदोलनों को बताओगे, और फिर चंपारण को मुख्य रूप से बताओगे। ठीक है, और बताओगे कि राष्ट्रवाद के उदय में कैसे भूमिका निभाई। तो बताओगे कि बच्चों जैसे चंपारण का प्रभाव क्या रहा, अभी बताया था महातो, है ना, कैसे उसने बच्चों प्रभावित किया, कैसे उसने गांधी जी को तैयार किया, कैसे उसने सत्याग्रह के सिद्धांतों को, कैसे उसने आशा और उम्मीद जगाई। ये सब चीज़ें आप एक के बाद एक बताते चले जाओगे। ये बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप इस तरीके से करके लिख सकते हो। अब जैसे बच्चों ये बंगाल विभाजन से संबंधित एक और क्वेश्चन है। ठीक है, बंगाल विभाजन से संबंधित बच्चों एक और क्वेश्चन है। तो बंगाल विभाजन अभी आपको बच्चों मैंने बताया कि बंगाल विभाजन को आप कैसे बताओगे। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों जैसे है आपका ए वाला पार्ट है, यानी कि बंगाल विभाजन का। तो बच्चों सिंपल बताओ इसके बारे में। पहले एक भूमिका, फिर बंगाल विभाजन के प्रभाव क्या रहे, एक भूमिका लिखो, कब हुआ बंगाल विभाजन, क्यों हुआ, फिर इसका प्रभाव बताओ कि इसका प्रभाव क्या रहा। इसके पहले कारण बताओ, कारण बताकर बच्चों इसके प्रभाव बताओ। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, कारण और परिणाम, ये कारण तो हो गया, प्रभाव ही क्या है, परिणाम है, बंगाल विभाजन। होम रूल आंदोलन को बताओ बच्चों, होम रूल आंदोलन को थोड़ा सा इस तरीके से करके बताओगे। ठीक है, जैसे जो होम रूल मूवमेंट है 7वें क्वेश्चन का बी पार्ट है होम रूल मूवमेंट को कैसे बताओगे। सबसे पहले आप कहोगे कि होम रूल आंदोलन की योजना 1914 में एनी बेसेंट के द्वारा अपने समाचार पत्र कॉमनवेल्थ में बनाई गई थी। तो यहाँ पैराग्राफ 1 में आओगे और इसका आरंभ बताओगे। पैराग्राफ 2 में बताओगे इसके कारण और इसका विस्तार बताओगे। कारण में बच्चों क्या क्या बता दोगे आप। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महंगाई में वृद्धि, स्वशासन, महंगाई बढ़ना भारत में,
स्वशासन की मांग करना, स्वशासन की मांग करना, ठीक है, स्वशासन की मांग करना, राजनीतिक अधिकारों की मांग करना, करों में कमी करना, करों में कमी करना, ये सारी बातें बच्चों आप बताओगे। विस्तार में बच्चों आप बता दोगे कि ऐनी का आंदोलन किस क्षेत्र में था और तिलक का आंदोलन किस क्षेत्र में था और किसको कांग्रेस का समर्थन मिला, किसको कांग्रेस का समर्थन प्राप्त हुआ, किसको कांग्रेस का समर्थन क्या हुआ, प्राप्त हुआ, आप ये बता दोगे। ठीक है, पैराग्राफ 3 में बच्चों इसका परिणाम बता दोगे कि परिणाम क्या हुआ, यानी 1917 में आंदोलन समाप्त कैसे हुआ और इसका दूरगामी प्रभाव क्या देखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों गांधी इरविन समझौता बता दोगे और गांधी इरविन समझौते को देखो यहीं पर आपको समझा देते हैं कि सी गांधी इरविन पैक्ट में सबसे पहले एक भूमिका लिखोगे और अब बताओगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 6 अप्रैल 1930 में दांडी से प्रारंभ हुआ था, उसके बाद लगभग 1 वर्ष के बाद या लगभग 11 महीने के बाद वायसराय इरविन ने गांधी जी को समझौते के लिए बुलाया। इस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कैसे समझौता हुआ, समझौता कैसे हुआ, कैसे बुलाया गया, दूसरा दिल्ली चलो समझौता भी दिल्ली समझौता भी जान के रूप में इसे जानते हैं। ठीक है, फिर आप इसके पैराग्राफ 1 में बताओगे कि गांधी इरविन समझौते में क्या क्या बात हुई। गांधी इरविन समझौते में गांधी जी की 11 मांगों में से मांगे मान ली गई, जैसे राजनीतिक बंदियों की मांगे मानी गई। एक पक्ष तो ये बताओगे, दूसरा पक्ष ये बताओगे कि गांधी जी ने आंदोलन वापस लेकर और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड आरटीसी में भाग लेने पर सहमति जताई। और बच्चों गांधी इरविन समझौता क्या चल पाया, गांधी इरविन समझौता बाद में निराशा लेकर आया और ये समझौता बाद में टूट गया। गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन से आने के बाद द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। मौर्य कला और स्थापत्य कला बच्चों आपको पता ही है, आप मौर्यन कला को समझा दोगे, आप मौर्य कला को समझा दोगे, ये डी वाला है बच्चों, आप इसमें मौर्यन आर्ट को समझाओगे। मौर्यन आर्ट के 2 पार्ट बताओगे बच्चों। पहले आप इसकी एक भूमिका लिखोगे, आप इसकी एक भूमिका लिखोगे, भूमिका लिखोगे पैराग्राफ 1 में और बताओगे कि मौर्य शासकों ने केवल एक महान साम्राज्य स्थापित नहीं किया, बल्कि मौर्य कला पर भी, स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी, वास्तुकला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मौर्य कला के 2 प्रकार बताओगे, मौर्य कला के 2 प्रकार बताओगे। एक बच्चों दरबारी कला बताओगे, एक दरबारी कला बताओगे और एक मेरे प्यारे बच्चों बताओगे लोक कला, एक मेरे प्यारे बच्चे बताओगे लोक कला। ठीक है, दरबारी कला में बच्चों राजप्रसाद का वर्णन करोगे, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद का वर्णन करोगे, महल का वर्णन करोगे, स्तूपों का वर्णन करोगे, स्तूपों का वर्णन करोगे, स्तूपों का वर्णन करोगे अशोक के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य का महल या राजप्रासाद, राजप्रासाद की चर्चा करोगे, पैलेस की चर्चा करोगे, स्तूपाज की चर्चा करोगे, स्तूपों की चर्चा करोगे, पिलर्स की बात करोगे, अशोक के पिलर्स की बात करोगे, केव्स की बात करोगे, बराबर केव्स की बात करोगे, एंड चैत्य एंड विहाराज की बात करोगे, चैत्य एंड विहाराज की बात करोगे। लोक कला में बच्चों आप मृद भांड पर चर्चा करोगे, मृद भांडों पर चर्चा करोगे। लोक कला में बच्चों आप चित्रकला पर तो बहुत विशेष योगदान है नहीं, लेकिन फिर भी, और लोक कला में बच्चों आप मूर्ति कला की बात करोगे, यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियों पर चर्चा करोगे और लास्ट में बताओगे कि कैसे मौर्य कला भारतीय उपमहाद्वीप में पहला परिष्कृत वास्तुकला का उदाहरण पेश करता है, जो आगे की कलाओं के लिए एक प्रेरणा का काम करता है, एक प्रेरणा का काम करता है।
एक बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। तो बच्चों इसमें आप बताओगे, देखो महिलाओं की भूमिका में ये क्वेश्चन नंबर ई आपका यहीं पर बता देते हैं बच्चों। महिलाओं की भूमिका क्विट इंडिया मूवमेंट में, किसका? महिलाओं की भूमिका। भूमिका देखो बेटा, महिलाओं की भूमिका क्या है, तो एक एक करके आप ऐसे बताओगे कि भारत छोड़ो आंदोलन गांधीवादी आंदोलनों में या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन रहा, और इस आंदोलन में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हुई। ठीक है, महिलाओं ने भी इस आंदोलन में जमकर भागीदारी की, उनका योगदान इस प्रकार देखा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार देखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, जैसे देखो यहाँ महिलाओं का योगदान क्या रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों 7वें का ई, ये 7वें का ई है बच्चों, 7th का ये ई है बच्चों। ठीक है, महिलाओं की भूमिका, महिलाओं का योगदान या महिलाओं की भूमिका। ठीक है, तो बच्चों आप एक एक करके बताओगे। आप ये भी बता सकते हो कि पहले राष्ट्रीय स्तर पर जैसे बच्चों सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके बच्चों आगा खां पैलेस में ही रखा गया था। सुचेता कृपलानी बच्चों, सुचेता कृपलानी बच्चों, उषा मेहता बच्चों, उषा मेहता का योगदान बताओगे बच्चों। उषा मेहता जिन्होंने भूमिगत रेडियो प्रसारण किया, भूमिगत होकर। ठीक है, ये भूमिका निभाई। बिहार की महिलाओं की बात बताओगे बच्चों, कैसे शांति, बिहार की महिलाओं की भी बात कर दोगे कि कैसे उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रूप से रही। इस प्रकार करके आप बच्चों इन्हें विस्तार देते हुए जाएंगे और फिर बाद में लास्ट में क्या करोगे, इसे कंक्लूड करोगे और बताओगे कि निसंदेह भारत की महिलाओं ने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, यहाँ बच्चों गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के रचनात्मक कार्यक्रम पूछे गए हैं। जन आंदोलनों में जितने ही महत्वपूर्ण थे चर्चा कीजिए, कितने महत्वपूर्ण थे रचनात्मक कार्यक्रम। तो बच्चों देखो गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम क्या है। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ गांधी जी, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ गांधी जी, प्रोग्राम्स ऑफ गांधी जी। ठीक है, गांधी जी के रचनात्मक कार्य गांधी जी के रचनात्मक कार्य। ठीक है बच्चों, कौन कौन से कार्य जो है वो क्वेश्चन 8 है, ये गांधी जी के बच्चों रचनात्मक कार्यों के रूप में देखे। सॉरी बच्चों, हाँ तो बच्चों ये रचनात्मक कार्य है, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे पहली बात, मतलब इसका पैराग्राफ 1 करोगे और आप बताओगे कि गांधी जी नैतिकवादी राजनीतिज्ञ थे और वे राजनीति में भी नैतिकता और रचनात्मक कार्यों को स्थान देते थे। समाज परिवर्तन के लिए, राजनीतिक परिवर्तन के लिए, धार्मिक परिवर्तन के लिए उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रमों का सहारा लिया जो निम्न प्रकार से देखे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों, जैसे स्वदेशी का प्रचार,
स्वदेशी का प्रचार प्रसार। स्वदेशी का, ये पैराग्राफ 2 होगा बच्चों। पैराग्राफ 1 क्या होगा? इंट्रो होगा। इंट्रो होगा पैराग्राफ 2, स्वदेशी का प्रचार प्रसार। ठीक है। दूसरा, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता। तीसरा, खादी उद्योग या खादी, अखिल भारतीय खादी उद्योग की स्थापना। हथकरघा और ग्रामीण उद्योगों का उत्थान। हथकरघा और ग्रामीण उद्योगों का क्या हुआ बच्चों? उत्थान। बच्चों, भारी उद्योगों के लिए गांधी जी इनकार करते हैं। सत्याग्रह, सत्याग्रह की भूमिका। सत्याग्रह की भूमिका। सर्वोदय की भूमिका। सर्वोदय की भूमिका। सर्वोदय की भूमिका। सर्वोदय की भूमिका। ठीक है। और बच्चों, सर्वोदय की भूमिका। ट्रस्टीशिप की अवधारणा। ट्रस्टीशिप की अवधारणा ट्रस्टीशिप की अवधारणा। ये बच्चों एक एक करके हैडिंग लगा कर एक एक करके विस्तार से बताओगे। ठीक है, कि कैसे वो एक आदर्श समाज, एक राम राज्य की कल्पना करते हैं, कैसे वो रचनात्मक कार्य है। खादी या बच्चों सूती वस्त्रों का स्वदेशी का पालन। ठीक है। साथ में बच्चों रचनात्मक कार्यों में और क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि स्कूल और कॉलेज की स्थापना की जाए। ठीक है, शिक्षा की स्थापना की जाए। हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए ताकि ग्रामीण भाग जो है हमारे, वो क्या हो, वो आत्मनिर्भर हो जाए। ठीक है। सर्वोदय की अवधारणा यानी सभी वर्गों का उत्थान पर बल दिया जाना चाहिए। यहाँ सर्वोदय को ही बच्चों कम से कम 100 वर्ड में खींच देंगे आप। सर्वोदय का मतलब सभी वर्गों का विशेष प्रकार से उदय। उदय मतलब गरीब का, अमीर का, गरीब का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार का उदय, अमीर का नैतिक उत्थान से संबंधित उन्होंने बल दिया। ठीक है, ये पूरा बताओगे, 3-4 पैराग्राफ में आओगे। और पैराग्राफ लास्ट में जब 6-7वां पैराग्राफ आएगा तो बच्चों उसका एक निष्कर्ष आप जो है कर दोगे, एक निष्कर्ष आपको कर देंगे। ठीक है। इसका बच्चों आपको पता है, आपके पास इसका सॉल्यूशन भी है। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम यही है जिनको आप, अच्छा बच्चों इसने स्वतंत्रता आंदोलनों में क्या भूमिका निभाई होगी? गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी भूमिका क्या होगी ये बता देते आपको। ठीक है। पहली बात, स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी भूमिका है क्या? स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी भूमिका मेरे प्यारे बच्चों, भूमिका। ठीक है। रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल तो है बच्चों, जैसे सत्याग्रह का प्रयोग करने के बाद ही आंदोलन को एक नया आधार मिला। सत्याग्रह का प्रयोग। ठीक है। दूसरा, अहिंसा, अहिंसा एक साधन के रूप में। तीसरा, आत्मनिर्भर बनाने की ओर कदम, आत्मनिर्भर बनाया गया। चौथा, लोगों का गांधी जी में विश्वास, लोगों का गांधी जी में विश्वास, गांधी जी में विश्वास। आंदोलन का स्वरूप नैतिक ज्यादा रहा, नैतिक रहा। छठा, आंदोलनों का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष भी रहा, धर्मनिरपेक्ष भी रहा। ये सब चीजें बच्चों क्या है? प्रभाव है, भूमिका है। ये सब क्या है? भूमिका है। ठीक है। स्वदेशी, यहां पर कह दोगे कि स्वदेशी तभी तो हुआ जब आत्मनिर्भर बना। यस और नो? नैतिक उत्थान हुआ लोगों का। तो ये स्वतंत्रता आंदोलन में क्या है बच्चों? भूमिका। सत्याग्रह का सहारा लेते हैं, हिंसा का सहारा लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम इस डिस्कशन में क्वेश्चंस का पूरा मैटर पढ़कर नहीं सुना सकते, या उस मैटर पर विशद चर्चा या विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते, बल्कि हम एक शानदार तरीके से एक फ्रेमवर्क बता सकते हैं। हमने इसी प्रकार का फ्रेमवर्क बताने का प्रयास किया है और आपको बताया है कि क्वेश्चंस को किस तरीके से लिखा जाए। प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस को, छोटे क्वेश्चंस को आप 3 पैराग्राफ तक ही समेटेंगे, मैक्सिमम 4 तक जाएंगे।
पॉइंट में लिखेंगे तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा और अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। बड़े क्वेश्चन में बच्चों आप जहाँ पॉइंट बनाने की आवश्यकता है, जैसे कारणों में, जैसे प्रभाव में, वहाँ बना सकते हैं। साथ ही साथ बड़े क्वेश्चन में आप 5, 6, 7, 8 पैराग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है। शब्द सीमा का ध्यान रखेंगे, भाषा शैली में स्पष्टता रखेंगे। कंटेंट आपके पास होता है, बस उसे आपको लिखना आना चाहिए। 2-4 पॉइंट इधर उधर भी होंगे, यदि आपने स्पष्टता, सरलता, विशिष्ट भाषा शैली, वर्तनीय शुद्धिकरण कम किया तो बच्चों यकीन मानिए, यदि आपको अभीष्ट रूप से 7 पॉइंट लिखने हैं और आप 4 लिख पाए तो भी आपको नंबर मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है। क्योंकि परीक्षक बच्चों एक बहुत मोटे आकलन से चलता है और वो देखता है कि बच्चे को सामान्य जानकारी है या नहीं है। ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और अपने इतिहास के क्वेश्चन लेखन को करते रहेंगे। ठीक है। ऐसे डिस्कशंस लेकर बच्चों हम आते रहेंगे और भी आपके लिए विशेष विशेष समय पर पेपर से पहले हम कई डिस्कशन इस प्रकार के कर लेंगे। और एक डिस्कशन ये भी कर लेंगे कि कैसे जो है क्वेश्चंस को, आदर्श क्वेश्चंस का की डिमांड क्या होती है, आदर्श उत्तर की डिमांड क्या होती है, हमें उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेखन शैली को प्रभावी कैसे बना ले, एक दिन हम इस संबंध में भी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है। बहुत सारे पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने चाहिए, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो इसी के साथ बच्चों मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और उम्मीद है कि ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा, बेहतर लगा होगा और आपकी आगामी तैयारी में, आपकी तैयारी में ये कुछ योगदान प्ले करेगा। ठीक है। तो शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आज के लिए इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और सभी को नमस्कार।